साथ मैं अदिति त्यागी हूं और मैं आपके लिए लेकर आई हूं साहस। साहस सवाल पूछने का, साहस जवाब ढूंढने का, क्योंकि सिस्टम से अब कोई तीखे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि ताकतवर को तर्कों से चुनौती अब कोई नहीं देता, क्योंकि लोग भीड़ में चलने के आदी हो चुके हैं। कुछ की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कुछ ना बोल पाने और बीच का रास्ता खोजने की आदत बना चुके हैं। सवाल यह है, जो मिलता है उसे ही स्वीकार किया जाए या फिर बदलाव की आवाज बनने का साहस दिखाया जाए। यही है साहस, जिसमें हम किसी खबर से जुड़े सुलगते हुए पहलू आपको दिखाएंगे और सीधे सवाल पूछेंगे। ये सवाल संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हैं। ये सवाल एक बेहतर देश बनाने के लिए भी जरूरी हैं। साहस में आज हम बात करेंगे असली शिवसेना और नकली शिवसेना के विवाद की। लेकिन यह हम बता दें कि हमारा मसला ये नहीं है कि धनुष तीर किसे मिला, क्यों मिला, किसे मिलना चाहिए था। हमारी बहस उन प्रतिक्रियाओं पर फोकस्ड है जो चुनाव आयोग के फैसले के बाद आई हैं। ये रिएक्शंस हमारी चिंता है और देश की भी चिंता है। शुरुआत बाला साहेब ठाकरे के उस ऑडियो से करते हैं जो उनके भतीजे राज ठाकरे ने आज बाला साहेब के ही बेटे उद्धव ठाकरे के लिए रिलीज किया है। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही। ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही। म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। बाला साहेब के इस ऑडियो का मतलब है, पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन एक बार अगर नाम गया तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। ये बाला साहेब की नसीहत थी, लेकिन उद्धव इसे संभाल नहीं पाए। चुनाव आयोग ने एक झटके में एकनाथ शिंदे को बाला साहेब का उत्तराधिकारी बना दिया। धनुष तीर का चुनाव चिन्ह और ओरिजिनल शिवसेना का टाइटल भी उन्हें ही दे दिया। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे हो गई है। मतलब शिवसेना पर ब्रैकेट में उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम लगा है। इस फैसले को उद्धव ठाकरे कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तो वो चुनाव आयोग है जिस पर इस डिसीजन को लेने की जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या उस पर लांछन लगाए बिना काम नहीं चल सकता था? ये उनके अधिकार में। लेकिन आज भी वही हुआ जो इन दिनों अपने खिलाफ फैसला आने पर सियासी दल करते हैं। चुनाव आयोग की नीयत, उसके ईमान पर सवाल उठा दिया जाता है, और ऐसा विपक्ष के किसी एक नेता ने नहीं बल्कि कई नेताओं द्वारा किया गया है। राजकारण करतायत, कदाचित अपनी मशाल निशाणी सुद्धा काढू शकते, पण माझं आव्हान आहे तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने, सोबतीने आणि या प्रसार माध्यमातून मी देतोय, ज्याने धनुष्यबाण सोडले ते जर मर्द असतील तर त्यांना मी सांगतो, तुम्ही सोडलेलं धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीची आम्ही मशाल घेऊन तुमच्या समोर उभा राहतो, पाहूया। तो आप सुन रहे हैं उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। सीधे तौर पर कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रॉय तपन भारती हैं और साहस में हम कई सवाल उठा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा साहस तो यही है कि बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों उठा दिया जाता है। रॉय तपन भारती, अगर मनमाफिक फैसला ना हो तो इन संस्थाओं को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? रॉय तपन भारती जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। अदिति जी, बहुत अच्छे विषय पर आपके भारत एक्सप्रेस चैनल पर डिबेट हो रहा है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आम जनता को भी थोड़ा भ्रम है कि संवैधानिक अधिकार किसे है और किसे असंवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। इस प्रश्नों के कारण बहुत सारी मजबूरियां हैं और यही इस वजह से लाखों केस जो हैं वो कोर्ट तक पहुंच जाता है।
और मैं बताऊंगा कि लगभग 5 करोड़ केसेस हैं, जिनमें से बहुत सारे संवैधानिक विवाद के कारण भी है। उसमें सबसे ज़्यादा जड़ जो है वो पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को खुद स्वयं जो संविधान की रचना हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सीबीआई का मसला है, तो सीबीआई को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो वो कभी विवाद का विषय बनता है। चुनाव आयोग के बारे, सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक दर्जा है लेकिन चुनाव आयोग को नहीं है, तो उस पर उंगली उठती है। ठीक है, और नतीजा यही होगा मेरा कि सवाल चुनाव भी है। आयोग के साहस में जो जितने भी सवाल है फैसले- रोहित अपन भारती जी, जल्दी से अपने दर्शकों को हम यहाँ बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संस्थाओं पर इतना अविश्वास क्यों है, अविश्वास की वजह क्या है, और जब जब फैसले विपरीत आने लगते हैं तब तब ही सवाल क्यों पूछा जाता है। यहाँ मसलन ईवीएम की बात कर लीजिए, ईवीएम का फैसला मन माफिक आए तो हम, वरना कहने के लिए नेताओं के पास है ईवीएम। इसके अलावा साहस में सवाल यह भी है कि फैसलों की बजाय संवैधानिक संस्था पर हमला क्यों किया जाता है। आप उसकी मंशा पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर देना, क्या इसे सही माना जा सकता है। इसके अलावा सीबीआई, ईडी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, ये देश के हैं या फिर किसी पार्टी विशेष के हैं, ये सवाल बार बार उठा है। और साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पर सेलेक्टिव राजनीति क्यों होती है, पार्टियां कभी खामोशी और कभी इतनी मुखर क्यों हो जाती हैं, ये वो सवाल है जो आज साहस के सवाल हैं। और इसीलिए मेरा वही सवाल है रोहित अपन भारती जी, इतना अविश्वास क्यों है, भरोसा क्यों नहीं कर पाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अगर फैसला उनके माकूल ना हो तो? देखिए, हमारे लोकतंत्र को अभी 75 साल भी पूरा हुआ है, अभी वो परिपक्वता नहीं आई है जिस तरह से होना चाहिए। कुछ चीज़ों में अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई, जिसके कारण बहुत सारी, ये आपको याद होगा जो इतिहास में जिनकी रुचि है, 1969 में इंदिरा गांधी के ज़माने में जब प्रधानमंत्री बनी थी तो बंटवारा हुआ था कांग्रेस का। उनकी जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह जो कांग्रेस की थी वो जब्त कर लिया था चुनाव आयोग ने। फिर बाद में बछड़ा और गाय का चुनाव चिन्ह लेकर और जिसको बाद में चेंज करके हाथ कर दिया गया था। इंदिरा गांधी भारी, बिल्कुल, पहले इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर बनाई और उसके बाद कांग्रेस आर से जब वो अलग हुई तो कांग्रेस आई बनाई, और इस तरह से चुनाव चिन्ह बदले। लेकिन चुनाव चिन्ह की हिस्ट्री मेरा आज का मुद्दा नहीं है। मेरा आज साहस में मुद्दा ये है कि संस्थाओं पर इतना विश्वास क्यों है। देखिए, शरद पवार ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि चुनाव चिन्ह आपका चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ महीनों की बात है। आपकी यदि पहचान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को ये समझ में आनी चाहिए कि चुनाव चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी पकड़ है, यदि जनता के रूट में आप काम कर चुके हैं, जैसा कि बाला साहेब ठाकरे काम करते थे। आज ये नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, लगभग 60 साल की पार्टी है। और यदि सचमुच में जनता के लिए मराठी लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं तो चुनाव जब होगा तो परीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि हमने भी ऑडियो में भी सुनवाया था, बाला साहेब कह रहे थे कि कुल मिलाकर नाम को बड़ा करना चाहिए, और शायद वही नाम बड़ा करने में उद्धव ठाकरे कामयाब नहीं रहे हैं अभी तक। मेरा फिर से वही सवाल है कि ये बयानबाजी क्यों होने लगती है, सियासत क्यों होने लगती है, संस्था पर इतना अविश्वास किस लिए है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर ये जो डिसीजन आया उसके बाद इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी तक करार दे दिया गया उद्धव ठाकरे के गुट द्वारा। देखिए, चुनाव आयोग पर तो पहली बार हमला नहीं हुआ है। जितनी भी पार्टियां हैं, वो लालू जी की पार्टी हो या मुलायम जी की, स्वर्गीय मुलायम जी की पार्टी, इन सब ने बारी बारी से चुनाव आयोग पर हमला किया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, वो भी अविश्वास प्रकट कर चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोट पर उंगली उठ चुकी है कि इसमें बेईमानी होती है। जब आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई तो ईवीएम का जो सवाल था उंगली उठाना, वो उन्होंने बंद कर दिया। तो तमाम पार्टियों ने उंगलियां उठाई हैं चुनाव आयोग पर। अब भी क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि आईएएस अधिकारियों की जो होड़ लगी हुई है चुनाव आयोग में कमिश्नर बनने की, वो प्रधानमंत्री या सरकार के प्रिय जो अफसर हैं वो बनते हैं। वो
विपक्षी पार्टियों का कहीं नुकसान न कर दे, उनके मन में एक आशंका रहती ठीक है, है। लेकिन कुल चुनाव मिलाकर आयोग फिर ने वही जो तमाम संस्थाओं के इर्द गिर्द सवाल रहा है, हमने देखा है कि बीते 2014 से अगर बात की जाए, उससे पहले भी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया था। कई बार ईडी के रोल को लेकर तब भी सवाल उठते रहे। अब भी जो विपक्ष है लगातार वो यही कहता है, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, ये अब इलेक्शन कमीशन का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है कि ये तो बीजेपी की इलेक्शन टूल किट बन गए हैं। बड़ी बात यह है साहस में जो हम सवाल उठा रहे हैं, एक तो इन संस्थाओं पर अविश्वास क्यों है, और दूसरा इन पर इनके फैसले जब जब विपरीत आते हैं तभी सवाल क्यों उठते हैं। जब सूट करता है, जब इलेक्शन, जैसे कि अभी आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती हैं, जैसे ममता बनर्जी जीत गई, वेस्ट बंगाल में कमबैक उन्होंने कर लिया, तब ईवीएम कटघरे में नहीं गई, लेकिन अदरवाइज ईवीएम कटघरे में रहती है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। जब वो जीत जाती हैं तो कोई सवाल नहीं रहता है फिर। बिल्कुल, जब भी किसी पार्टी को लगता है कि हार हो सकती है, विपक्ष के साथ उनकी टक्कर हो रही है, तो वो चुनाव आयोग पर प्रहार करने लगते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला करते हैं कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी में साठगांठ है। ये कांग्रेस को भी झेलना पड़ा है। वही हाल अभी बीजेपी के साथ हो रहा है कि बीजेपी और एनडीए के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। दरअसल में इनका अपॉइंटमेंट तो सरकार के लेवल पर होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैचमेंट लगाव हो सकता है, लेकिन जब फैसले दिए जाते हैं तो फैसले में बहुत सारी बिंदु होते हैं। कमिश्नर अपने मन से कोई फैसला नहीं देते हैं, उनके नीचे के जो अफसर हैं वो एक आरंभिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें पार्टियों के नेताओं के बयान होते हैं। संसद सदस्यों की संख्या घटने और विधायकों का पलड़ा उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं होने के कारण ही उनके हाथ से चुनाव चिन्ह निकला है। ये बात उद्धव ठाकरे जी को समझना चाहिए। और आपको यदि लगता है कि आपकी पार्टी जनप्रिय है, लोकप्रिय है, तो आप इलेक्शन का इंतजार कीजिए, उस समय साबित कर दीजिए। चुनाव चिन्ह कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप बार-बार 78 पन्नों का, 78 पेजेस का ये ऑर्डर रहा इलेक्शन कमीशन का, 3 मेंबर कमीशन इलेक्शन कमीशन का। और इसके अलावा दो बिंदु रहे जिस पर बहुत बात हुई। एक तो था टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, और दोनों ही फ्रंट्स पर उद्धव गुट जो था वो वीक दिखाई दिया। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पर यह कहा गया कि जो 2018 में बदलाव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो पार्टी प्रेसिडेंट है वही इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट कर रहा है, चुन रहा है, जिसे वापस पार्टी प्रेसिडेंट चुनना है, जिसे कि इलेक्शन कमीशन की इस फैसले में वायलेशन माना गया, अनडेमोक्रेटिक करार दिया गया। और दूसरा, अगर टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी के लिहाज से भी बात की जाए तो हमारे दर्शकों के लिए ये इंटरेस्टिंग होगा कि एकनाथ शिंदे को जो बैक कर रहे थे वो करीब जो 55 मेंबर कैंडिडेट्स थे जीतने वाले, उनके पास 76% वोट्स जो थे वो शिंदे गुट के फेवर में दिखाई दिए। जबकि अगर उद्धव की बात की जाए तो उद्धव के फेवर में सिर्फ 23.5% वोट्स जो थे इन एमएलएज को, जो जिस तरफ खड़े थे उन एमएलएज की वोट परसेंटेज की बात यहां पर कर रही हूं, उसे जब कैलकुलेट किया गया तो ये डिफरेंस पाया गया। लेकिन यहां पर जो सवाल, मैं आपसे एक और सवाल जो बार बार पूछ रही हूं, वो सवाल ये है कि आप संस्था पर सवाल उठाने के बजाय आप फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन संस्था पर सवाल क्यों उठाने लगते हैं राजनीतिक दल? देखिए, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी को बयान देने की हिम्मत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है कि मानहानि का मुकदमा जज जो है अपनी तरफ से वो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को इस तरह के अधिकार नहीं मिले हुए हैं। और ये अधिकार न मिलने के कारण ही इस तरह की उंगली उठती है, इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। चुनाव आयोग बड़ा निरीह संस्था के तौर पर दिखती है कि उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं और गालियां खाता है, लेकिन वो कुछ अपने बचाव में कुछ बोल नहीं पाता है। यहाँ पर सरकार भी चुनाव आयोग के पक्ष में बयान नहीं दे सकती है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना है, सरकार उसके साथ कैसे खड़ी होगी? बिल्कुल, चुनाव आयोग को देना बहुत है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या पॉइंट है कि लेकिन सवाल वही फिर से बार बार दोहरा रही हूं मैं साहस में, जो आज हम सवाल उठा रहे हैं, एक तो संवैधानिक संस्था जो है उन पर अविश्वास क्यों है,
दूसरा, आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों करते देखिए, हैं? जहां इसमें- फैसला आपके माकूल नहीं आता है वहीं पर आपका रोष क्यों आता है, वहीं पर संस्थाओं पर प्रहार क्यों होता है? तीसरा बहुत अहम सवाल ये भी है यहाँ पर कि आप ये ईडी हो, सीबीआई हो, ये देश के हैं या दलों के हैं? और जब हम ये डिस्कशन आपके लिए लेकर आए हैं, आपको उन नेताओं को भी सुनना चाहिए जो उद्धव ठाकरे के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं इनका बीजेपी विरोध और मोदी विरोध स्वाभाविक है, लेकिन इन्होंने उस चुनाव आयोग पर भी अविश्वास जता दिया जिसके चुनाव कराने पर ये चुनकर आते हैं और जिसके प्रमाण पत्र के बिना ना तो ये सांसद कहला सकते हैं और ना ही विधायक कहला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की साख अब इतनी गिर चुकी है ना कि मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन ये भूल गया है कि उनका जन्म आर्टिकल 324 के तहत हुआ था, और अगर उनकी धाराओं को वो गौर से पढ़ें तो उनको लगेगा कि उस धारा से वो उलट धारा में जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में है, शुबे के दायरे में है, लगता है सरकार के दबाव में वो फैसले करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। चुनाव आयोग की जो की गई जल्दबाजी है वो संदेह से भरी हुई है। हम इस फैसले का स्वागत नहीं करते। तो देख रहे हैं आप, एक के बाद एक नेता लगातार इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को कटघरे में यहां पर खड़ा कर रहे हैं। जल्दी से आपको जो साहस के सवाल है हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ रोहित तपन भारती जी भी हैं, लेकिन सवाल जो आज हम साहस में पूछ रहे हैं वो यही है, ये संस्थाएं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इन पर इतना डिस्ट्रस्ट या फिर इतना अविश्वास क्यों है? सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब जब फैसले विपरीत आते हैं तब ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं? सवाल साहस का अगला सवाल, फैसलों की बजाय संवैधानिक संस्था पर हमला क्यों किया जाता है? ये तीनों सवाल जो हमने बार बार रोहित तपन भारती जी से पूछे हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि सीबीआई, ईडी, ईसी, ये इलेक्शन कमीशन यानी ये देश के हैं या फिर इन्हें आप दलों में बांटकर देखेंगे? और संवैधानिक संस्थाओं पर सिलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? ये वो सवाल है जो आज हम साहस में बार बार यहां पर उठा रहे हैं। और रोहित तपन भारती जी, सवाल जो साहस में एक अहम सवाल है वो ये है कि चाहे वो ईडी, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, क्या इन्हें पार्टियों में बांटकर देखा जा सकता है? पार्टियों में बांधा जा सकता है इन्हें? ये तो देश की संस्था है ना। देखिए, चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट इसीलिए रखा गया है कि उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसा हो, और जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं तो चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को आयोग में बुलाकर उनसे विचार विमर्श करके कोई फैसला लेता है। कभी एक तरफा फैसला नहीं हुआ है। जब भी जैसे ईवीएम पर सहमति लेनी थी तो राजनीतिक पार्टियों की उसमें राय ली गई थी। अब ये जो अलवी साहब जो आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस नेता, कि जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने फैसला लिया। एक नाथ शिंदे ने कब का विभाजन किया और कब से वो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं, काफी लंबा समय लिया, कई महीनों की डिस्कशन और लोगों, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान और बहुत सारे संदर्भ लेने के बाद इसमें विधानसभा से भी रिपोर्ट मांगी गई थी सचिवालय से कि एक नाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं और उद्धव ठाकरे के साथ कितने एमएलएज हैं। इन सबके आंकड़ों का विश्लेषण करके जब लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनी, लगभग आपने शायद 80 पेज की ये रिपोर्ट बताई, उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। तो फिर मैं चुनाव आयोग का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव यहाँ पे मैं आयोग दर्शकों को, सारे आपने क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया, आपने कई महीनों की बात की, तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जून के महीने में, जब करीब 16 एमएलए थे जिन्होंने बगावती झंडा जो था, बगावत का झंडा जो था वो बुलंद कर दिया था। और उसके बाद बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में सत्ता परिवर्तन हुआ, महाविकास अघाड़ी जो था वो सत्ता से आउट हो गया। हालांकि 16 एमएलए को लेकर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस भी जारी किया गया, जिसे लेकर उद्धव गुट कोर्ट तक भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। लेकिन आखिरकार उद्धव गुट जो था, महाविकास अघाड़ी जो था, वो सत्ता से आउट हुआ और एंट्री हो गई एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के अलायंस की। उसके बाद आपको याद रखना चाहिए कि जब बाइपोल्स हुए अक्टूबर में, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों के ही जो सिंबल था शिवसेना का धनुष बाण, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई।
और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। उद्धव ठाकरे ने तब भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी प्ली जो थी वो खारिज कर दी गई। और अब फरवरी के महीने में आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन आया है। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में कोई डिसीजन लिया है, कम से कम आप इसे देखिए, ये लड़ाई जून के महीने से चल रही है और करीब करीब 8 महीने हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आनन फानन में या कोई जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठेगा रोहित अपन भारती जी, और यह सवाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, जो आरोप इन बॉडीज पर बार बार लगा है वो ये लगा है कि बीजेपी की इलेक्शन टूल किट की तरह काम करती हैं। देखिए, कहना तो बड़ा आसान है, ये बात तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई अपॉइंटमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री से निकलता है उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट की ही भूमिका होती है, उस भूमिका को आप पीछे नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे हुए हैं जो सरकार के विरोध में आए हैं। अभी दिल्ली एमसीडी में चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सभी पार्टियों के मन माफिक दिया जाए। शिवसेना में ये पहला विभाजन नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं महाराष्ट्र की पत्रकारिता कर चुका हूं और 25 साल पहले मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था महाराष्ट्र से। छगन भुजबल वहां शिवसेना के बहुत बड़े नेता थे। बाला साहेब ठाकरे के बाद 2 बड़े नेता वहां थे, मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और छगन भुजबल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था और वो ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने बगावत की, लेकिन उनके पास संख्या बल ज्यादा नहीं था, तो वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं ले पाए और शरद पवार के साथ वो चले गए। नहीं, लेकिन तो, राजनीति में ये रोहित अपन भारती कि जी पार्टियों के टूटने, बिखरने और फिर से खड़े होने का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जिक्र किया था, और इसके अलावा अगर बीजेपी की भी बात की जाए, जो एक जमाने में जनसंघ हुआ करता था, फिर जनता पार्टी में विलय हुआ और फिर बीजेपी अपने वजूद में आई, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बदलाव के कई युग देखे हैं, कई दौर देखे हैं। ऐसे में उन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना जिन पर एक बड़ा दायित्व होता है, कहीं ना कहीं क्या वो लोगों के मन में एक तरह का विश्वास पैदा नहीं करता? और क्या वो इन संस्थाओं का भी एक तरीके से अपमान नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो लोकतंत्र का है। जब बार बार आप लोकतंत्र पर या ऐसी संस्थाओं पर उंगली उठाएंगे तो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भारतीय लोकतंत्र की वाहवाही होती है पूरी दुनिया में। हमारी संविधान की रचना में ज्यादातर जो बुनियाद जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हुआ है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग उसी को फॉलो किया गया है। ब्रिटिश, देखिए, वहाँ राजा रानी की सत्ता, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हेड हैं, वहाँ पर राजा या रानी को हेड बनाया जाता है, स्टेट ऑफ द हेड, और प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर में काम करते हैं। तो पूरे कंसेप्ट जो है वहीं की तरफ बना हुआ है। वहाँ की चुनाव आयोग की संस्था पर इस तरह की अंगुलियां उठते हुए तो हमने नहीं देखा जितना भारत में उठाया जाता है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी नहीं, ये क्या नया ट्रेंड बन चुका है? क्या ये नया ट्रेंड बन चुका है कि जब भी फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो, कटघरे में खड़ा कर दो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे? देखिए, छवि बनानी भी पड़ती है। टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे, एक हुआ था, एक डर और खौफ था पूरे देश में कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आया है जो किसी भी राजनीतिक दल की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता है। टीएन शेषन के ऊपर जब तक वो उस पद पर रहे कोई उंगली नहीं उठा सका। कई बार पदाधिकारी अच्छा काम करते हैं, अब नियमों के तहत करते हैं, लेकिन उनकी छवि नहीं बन पाती है। आपने देखा होगा कितने मुख्य चुनाव आयुक्त आ गए, लेकिन कितने मुख्य चुनाव आयुक्त का लोगों को नाम याद है, कितने चीफ जस्टिस का लोगों को नाम याद है। काम में कभी कभी इस तरह की एक छवि का निर्माण भी करना पड़ता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी अपने काम पर और सबसे ज्यादा अपनी छवि पर ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। कुछ और रिएक्शन है, सुनिए। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की। अबे 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो,
आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। तो चलिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं तो लोकशाही की जीत है। उद्धव ठाकरे इसे डेमोक्रेसी का मर्डर बता रहे हैं। दो अलग तरह के नैरेटिव हैं, अलग तरह के बयान हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, और साहस में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके कोई लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? रोहित अपन भारती, देखिए, जब भी इस तरह के विवादित बयान आते हैं तो विपक्ष जो है, अभी उद्धव ठाकरे की राग में राग अलापने वाले बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस हो या राजद हो, मैंने सबके बयान सुने। ये एक तरफ चले जाते हैं और चुनाव आयोग पर उंगलियां उठाने लगते हैं। इनके अंदर में साहस नहीं है कि हम सच बताएं कि नहीं, कानून की जो सीमा रेखा है उसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने फैसला दिया है। आपने भी साहस का ही जिक्र किया, इनमें साहस नहीं। आप ये कह रहे हैं राजनीतिक दलों में सच को एक्सेप्ट करने का, और हम यहाँ पर साहस दिखा रहे हैं सवाल पूछने का और उन सवालों के जवाब हासिल करने का। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित अपन भारती।